हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, ये जो वीडियो है जनरली उनके लिए है जो केमिस्ट्री तो अभी तक कुछ पढ़े नहीं है, लाइक फिजिकल या इनऑर्गेनिक पढ़े नहीं है, लेकिन वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं। वैसे तो ये मतलब मैं बोल सकता हूँ थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज आप जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो या इन जनरल अगर केमिस्ट्री आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दूसरा पीरियोडिक टेबल, तीसरा केमिकल बॉन्डिंग। ये तीन चीजें, ये तीन चैप्टर है। इसके बाद मोल कॉन्सेप्ट आता है, फिलहाल उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर हम बहुत कम पड़ेगी। तो ये याद रखो कि अगर आप केमिस्ट्री का कोई भी सेगमेंट स्टार्ट करना चाहते हो रैंक में, तो आपको एटलीस्ट ये तीन चैप्टर तो अच्छे से आना चाहिए। ये तीन चैप्टर फाउंडेशन होता है पूरी केमिस्ट्री। आपको बहुत सारी चीजें यहाँ से मालूम पड़ती है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। वरना आप केमिस्ट्री को कोई भी सेक्शन स्टार्ट कर लो, उसमें आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने लगेगा, क्योंकि आपकी केमिकल बॉन्डिंग नहीं हुई होगी सही से, या स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं हुआ होगा, या पीरियोडिक टेबल नहीं हो। तो देखो, हम तो अभी इसको डिटेल में तो अभी पढ़ नहीं सकते हैं। हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़ना है फिलहाल के लिए भी। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप प्लीज़ जाके स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिटेल में अच्छे से पढ़ लो, पीरियोडिक टेबल पढ़ लो और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लो। लेकिन अभी जो मैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसमें मैं आपको बेसिक बेसिक चीज़ें जो चीज़ें हैं ऊपर ऊपर से बता दूंगा, जो हमको रिक्वायर्ड है, और हो जाएगा हमारा। और बाद में आपको जब फ्री टाइम मिले तो आप अपना ये पूरा डिटेल में पढ़ लेना, तीन चैप्टर। तो देखो, हम लोग को क्या क्या चीज़ें लगेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम से जैसे बोलूँ, तो यहाँ पे हमको क्या क्या चीज़ें लगता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। फर्स्ट, हमको यहाँ पर क्या देखना है। देखो, अगर मैं बात करूँ, एटम से ही हम स्टार्ट करते हैं, एटम से। ये तो हम बहुत पहले पढ़ लेते हैं, लोअर क्लासेस में, टेंथ ये नाइन टेंथ तो सब में ही पढ़ लेते हैं एटम क्या होता है। तो एटम तो हर कोई जानता ही है। मैं किसका नॉर्मल जो इनिशियल डायग्राम हम बोलते हैं स्ट्रक्चर, वैसे ये करेक्ट तो है, लेकिन जो काम आ जाएगा हमको, जिससे चीज़ें हो जाएगी, वो आप पढ़ लेते हैं। तो ये मैं बना रहा हूँ न्यूक्लियस। एटम जो होता है, मेनली दो पार्ट हम लोग बोलते हैं। एक जो है अपना क्या है, न्यूक्लियस, राइट। और दूसरा क्या है, ऑर्बिट, शेल, एनर्जी लेवल, ये सब चीज़ें बोलो। न्यूक्लियस में जो होगा उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन होगा, और क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। एक ही एटम होता है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता, वो हाइड्रोजन, वन वन आइसोटोप वाला जो। दूसरा ऑर्बिट, ऑर्बिट में आपको क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो ये नॉर्मली एटम्स के बारे में आपको थोड़ी बहुत चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो अब मैं अगर एटम का यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाऊं एक, तो देखो हम बोलेंगे भाई ये अपना क्या है, मान लो न्यूक्लियस है, और इसके आसपास मैं ऑर्बिट बना रहा हूँ। ये एक ऑर्बिट हो गया, ये दूसरा ऑर्बिट हो गया, ये तीसरा ऑर्बिट हो गया। इस तरह मैंने ऑर्बिट्स बना दिए। अब ये ऊपर नीचे हो गया, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर देखो, मैं बोलता हूँ ये हम लोग ने बनाए थे न्यूक्लियस, तो इसमें क्या होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। और ये जो ऑर्बिट है हमारा, ये फर्स्ट ऑर्बिट मान लो, N1, ये N2, ये N3। ये हम लोग ने तीन ऑर्बिट बना लिए हैं। न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। मैं भी उस हिसाब से फीलिंग नहीं कर रहा हूँ किसमें कितना होगा, बस दिखा रहा हूँ आप लोग को कि भाई ऑर्बिट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व कर रही है। जनरली हमको जो काम की लगेगा, जो काम है वो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। उसके बाद देखो अपने को क्या देखना है। वैसे तो ऑर्बिटल उस सब चीज़ें का कॉन्सेप्ट आता है, वो हम यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ो तो आपको आइडिया हो जाएगा उस चीज़ों का। फिलहाल अभी यहाँ पर देखो, ये जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट को हम फर्दर दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। अपना जो ऑर्बिट है, इसको हम दो पार्ट में क्लासीफाई कर रहे हैं। कौन कौन से पार्ट में, तो
ऑर्बिट को मैं बोलता हूँ आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम शेल भी बोलते हैं, तो उसको तो आउटर मोस्ट शेल। और इसी को मैं क्या बोल दूंगा, वैलेंस शेल बोल दूंगा, राइट। और उसको छोड़ के इतने भी हैं, मैं इनको इनर वर्ड लिख दे रहा हूँ, इनर शेल। अब इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज आ जाते हैं, तो वो देखेंगे नहीं इनर में ही। इसको वैलेंस शेल भी बोलते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो जैसे ये अगर मैं इसके लिए बोलूँ, तो हमारा जो लास्ट वाला ऑर्बिट है, ये क्या है, लास्ट वाला ऑर्बिट, इसके लिए तो लास्ट यही है, तो ये क्या आ जाएगा, वैलेंस शेल हो जाएगा। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बोलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं हम। इसके बारे में इतना अपने को पढ़ना नहीं है अभी। मैं इसी के बारे में क्यों बता रहा हूँ, लास्ट वाले के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जितने भी बॉन्ड बनते हैं, फिलहाल हम सिग्मा, ये अपना कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड की जब बात करते हैं, तो चाहे आयनिक बॉन्ड हो जाए, चाहे ये अपना कोवलेंट बॉन्ड हो जाए, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनने का मतलब क्या होता है, सिंपल, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। हाँ, शेयर हो गया, ट्रांसफर हो जाएगा। तो किसी के बीच में जब बॉन्ड बन रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। मान लो अगर मैं दो एटम्स बनाऊं, ये एक एटम ए है, ये एटम, एक एटम बी है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड जब बना रहा हूँ, तो बेसिकली इसके इलेक्ट्रॉन्स और इसके इलेक्ट्रॉन, इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। सही है। एक बॉन्ड जब आप बना रहे हो, एक बॉन्ड बना रहे हो, ये मैं जो सॉलिड रेंज से दिखा रहा हूँ, जनरली कोवलेंट बॉन्ड के लिए होता है। तो एक बॉन्ड जो आप बता रहे हो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये कौन से एटम के पास तो अगर मैं इनमें किसी हाइड्रोजन को छोड़ के दूसरे एटम की बात करूं, तो उसके पास तो दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो कौन से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब एटम्स का जो आखिरी वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यही क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन और सब में पार्टिसिपेट करते हैं। याद है, समझा, इसलिए हम वैलेंस शेल के बारे में बात करते हैं। दूसरा, इसमें अगर अपने को ये मालूम पड़ेगा कि भाई अभी कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये भी मालूम होना चाहिए कि कोई भी एटम अगर आपको दे दिया जाए, तो उसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो कैसे मालूम पड़ेगा, तो मालूम पड़ता है उसके ग्रुप नंबर से। वैलेंस में किसी भी एटम के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये हमको कहाँ से मालूम पड़ जाता है, ग्रुप नंबर से। जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो आपके पास 18 ग्रुप है, राइट। तो एक से लेके 12 तक, पहले ग्रुप वाले में जो आएंगे, दूसरे ग्रुप में ऐसे 12 तक, जो भी ग्रुप का आएगा उनमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब मैं अगर बोलूँ कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे चलते जाओ, तो ये ग्रुप वन से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग कर रहे हैं, ग्रुप वन से। तो अगर ये ग्रुप वन से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब इसके आखिरी में एक इलेक्ट्रॉन, आखिरी मतलब वैलेंस शेल में, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। अगर अब एक मैं बना भी देता हूँ आपको, देखो जैसे लिथियम, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3 होता है। एटॉमिक नंबर क्या है, इससे इलेक्ट्रो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, वो मैं भी आपको सिखाता हूँ, रुक जाओ थोड़ा यहाँ पे, पहले मैं ये बात कर लेता हूँ। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब की अगर मैं बात करूँ, तो ये किससे बिलोंग करते हैं बोलो, ग्रुप टू से बिलोंग करते हैं। और अगर ये ग्रुप टू से बिलोंग करेंगे, तो इनके आखिर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बोलो, दो इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे आप चलते जाओ, ग्रुप थ्री, ग्रुप फोर, ग्रुप फाइव, ग्रुप सिक्स, टिल 12 आपको ये मिलेंगे। जैसे ही आप ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक जाते हैं, तो ग्रुप 13 का मतलब 13 इलेक्ट्रॉन नहीं, अब यहाँ आपको 10 माइनस करना है। क्या करना है, 10 माइनस कर देना है। तो अगर मैं बोलूँ ग्रुप 13, इसके आखिरी में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आपको 10 माइनस करना है, कितने आ जाएंगे, 3। तो यहाँ पर भी 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, याद रखना। अगर मैं बोलूँ ग्रुप 14, तो क्या बोलोगे, 10 माइनस कर दो, कितने आ गए, 4। उसके आखिरी में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये जो मैं बता रहा हूँ अभी ग्रुप है सबका, ये आपको कहाँ से डिटेल में समझ मिलेगा, ये आपको पीरियोडिक टेबल में सीखने मिलेगा डिटेल में। अभी मैं जितना बता रहा हूँ उतना कर लेना। क्या,
कि आप पीरियोडिक टेबल देखो, उसमें हर ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है ये देख लेना। हाँ, वो आपको ट्रिक दिया जैसे लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार्यसूत्र बाप राशि, ऐसे हर एक ग्रुप के एलिमेंट्स को याद करने के ट्रिक्स दिए हुए हैं। आप उसको याद कर लेना, बस अभी के लिए उतना कर लेना, इसको याद कर लो। क्योंकि अगर आपको मालूम पड़ गया है कि ये इस ग्रुप का एलिमेंट है, तो उससे आप बता सकते हो उसके आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन है। क्यों हम पढ़ रहे हैं किसी के आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन है? क्योंकि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। समझो, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन किसका होता है? इन्हीं का होता है। तो एक चीज आपको ये देखना है। अब देखो यहाँ पर मैंने ये इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए जब गया था तो मैंने आपको बोला कि पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले एटॉमिक नंबर का मतलब समझ लेते हैं। एटॉमिक नंबर कि भाई एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये सब आपको पढ़ाया गया है, मैं एक रिकैप दे रहा हूँ। एटॉमिक नंबर क्या होता है? हम्म इससे डिनोट करते हैं हम लोग इसको जेड से। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? तो अगर मैं बोलूँ कि भाई लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर, देखो एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर 3 है। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका सिंपल सा मतलब है कि भाई इसके न्यूक्लियस में, क्या बोल रहा हूँ, जो लिथियम होगा, एटम, एटम होगा उसका, तो उसके एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है ये बता। तो ये आपको क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या बताएगा बोलो? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है ये बताता है। सेकंड, एक चीज याद रखना, इफ योर एटम, इफ एटम इज न्यूट्रल, क्या है बोलो? न्यूट्रल मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, जैसे मैंने अभी लिथियम लिखा हूँ, इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या? चार्ज मीन्स आप या तो प्लस या तो ऐसा माइनस, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना। तो अगर एटम न्यूट्रल है, इस केस में हम बोल सकते हैं कि उस एटम में जितने प्रोटॉन होंगे, उस एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। क्या होगा बोलो? इलेक्ट्रॉन। समझो, इसीलिए तो न्यूट्रल है। अब देखो, जो एटम जो इसमें पॉजिटिव चार्ज आता है वो किसकी वजह से आता है? प्रोटॉन की वजह से। न्यूट्रॉन तो क्या है, न्यूट्रल है। नेगेटिव चार्ज किससे आएगा? इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो मान लो किसी के पास 10 प्रोटॉन है तो 10 पॉजिटिव चार्ज, 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 नेगेटिव चार्ज। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा ये? न्यूट्रल बन जाएगा। तो ये चीजें हम लोग देख रहे हैं। अब इसके बाद देखो, यहाँ पे तो ये हो गया। अब मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा आपको, देखो। अगर मैं इसका एटम बनाऊं यहाँ पर लिथियम का, तो एटम के लिए हम लोग क्या करते हैं? न्यूक्लियस बनाते हैं। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। और उसके बाद हम क्या बना रहे हैं? ऑर्बिट। ये हो गया। फिर ये। कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, वो कैसे मालूम पड़ेगा? अभी मैंने बताया, अगर एटम न्यूट्रल है तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन कैसे मालूम पड़ेगा? सिंपल है, एटॉमिक नंबर से। तो इसका एटॉमिक नंबर 3 है। अगर इसका एटॉमिक नंबर 3 है मतलब इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन होंगे। अभी मैं न्यूट्रॉन की बातें नहीं कर रहा हूँ, हम सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बातें करते हैं, उससे काम होगा। 3 प्रोटॉन होंगे। अभी न्यूट्रल है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग होती है कैसे करते हैं? पहले वाला जो शेल है उसमें 2 भर दूंगा। मैं 3 नहीं भर सकता, क्यों? उसके लिए एक फॉर्मूला है कि किसी भी शेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर, इन पर्टिकुलर शेल, वो होता है 2n², मेरा n इज ऑर्बिट नंबर। तो अगर आपका फर्स्ट ऑर्बिट है मतलब n1 होगा, तो यहाँ 1 रख दो, n का स्क्वायर।
1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 तो 2 हो गया। इसलिए मैंने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, मेरे पास तो 3 इलेक्ट्रॉन थे, मैं तीनों इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं भरा, ऐसे तीनों इलेक्ट्रॉन नहीं भरा। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर एक रूल है कि भाई आप मैक्सिमम किसी में भी कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, देख लो। सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने भर सकते हो आप, एन 2 हो जाएगा उसके लिए, 2 का स्क्वायर करो, 4 4 2 8, सेकंड में 8 भर सकते हो, लेकिन आपके पास कितना है, 3 था, 2 भर दियो, बचा कितना है, 1। तो ये इस तरह हम क्या करते हैं, किसी भी एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अच्छा अगर आप देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये जो होगा ये लास्ट ऑर्बिट है, क्या है ये, लास्ट ऑर्बिट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। और इसके जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो लिथियम के आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 आ रहा है। और हम लोग ने यहाँ पे देखा भी था ये ग्रुप कौन से बिलोंग करता है, इसलिए देखो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ऐसे अगर इसका आप ड्रॉ करोगे, अब इसमें लिथियम का ड्रॉ करो, सोडियम पोटेशियम सबके आखिरी में एक ही मिलेगा, देख लेना। ऐसे ही आप बेरिलियम सब करोगे तो 2 मिलेगा, ऐसे चलते जाना आप ड्रॉ करके, तो आपको मालूम पड़ जाए। ये एक हो गया। तो अब देखो, एक तो आप ग्रुप याद कर लो कि कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। दूसरा अपने को यहाँ पर क्या करना है, इसके बाद देखो क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा मालूम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको भी आप डिटेल में कहाँ सीखोगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ही। हमको जितनी ज़रूरत है वो कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो हम लोग ने जो 9th 10th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा है, अगर सपोज करो मैं आपको बोलूँ मैग्नीशियम का मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। तो हम लोग ने तो ये सीखा है 2 8 2, ऐसा कुछ सीखा है, ये यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। ना हम इसको लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल, इसके टर्म में लिखते हैं ऑर्बिटल। क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, आप देख लेना, इसको डिटेल में पढ़ लेना, फिलहाल इसमें इतनी ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बस ये बता देता हूँ कि हमारे पास जो होता है 4 ऑर्बिटल, कौन कौन से होते हैं, एक ऑर्बिटल जो है कितने होते हैं, 4, कौन कौन से, ऐसा भी बस आप याद करो ये सब चीज़ें, पी डी एफ, ये ऑर्बिटल है। और एक ऐसे ही सबशेल भी होता है, तो एस सबशेल भी होगा, पी सबशेल भी होगा, डी सबशेल भी होगा और एफ सबशेल भी होगा। तो हमारे पास 4 ऑर्बिटल है, एस के, पी के, डी के, एफ के। और इन्हीं के ऑर्बिटल सबशेल भी है। क्या डिफरेंस है वो आप इसमें पढ़ोगे, एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल, एफ सबशेल। अब हम लोग ने शायद थोड़ा बहुत अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखा होगा कभी, तो ऐसे हम दिखाते हैं, ये जो एक डब्बा बना रहा हो ना स्क्वायर ब्रैकेट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऑर्बिटल, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऑर्बिटल। तो एस में एक ही ऑर्बिटल होता है, लेकिन जब आप पी की बात करोगे, इसमें 3 ऑर्बिटल आपको देखने मिलेंगे, 1 2 3। तो ये 3 हो गए। ऐसे डी में जब आप देखोगे तो डी में आपको 5 ऑर्बिटल देखने मिलेंगे, 1 2 3 4 5। एफ में देखने के लिए जाओगे तो एफ में आपको कितने मिलेगा, 1 2 3 4 5 हो गए, ये 6 और ये 7, 7 ऑर्बिटल देखेंगे। तो ये जो एक डब्बा है, हम एक्चुअली ये डब्बा बता रहे हैं, ऐसे 3D स्ट्रक्चर होता है, ये मैं अभी दिखा नहीं रहा हूँ, उसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती। तो अभी आप ऑर्बिटल और सबशेल में अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊँ, तो हम एक डब्बे को बोलते हैं ऑर्बिटल, जैसा यहाँ पर देखो। ऐसे यहाँ पर ये देखो, अगर मैं सिर्फ बोलूँ ये इसको क्या बोलते हैं, तो एक डब्बे का ऑर्बिटल, किसका ऑर्बिटल है ये, पी ऑर्बिटल का। ऐसे ये, तो ये डी का एक ऑर्बिटल है, ये एफ का एक ऑर्बिटल। तो ये भी एक पी का ऑर्बिटल है, ये भी एक पी का ऑर्बिटल। तो पता है पी की 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ऐसे डी के भी और एफ के भी अलग अलग होते हैं। तो अगर मैं एक बॉक्स की बात करूंगा, चाहे इसकी चाहे ये, तो ये ऑर्बिटल है, ये एस का, ये पी का, ये डी का, ये एफ का। लेकिन अगर बोलो ये पूरे को क्या बोल रहे, तो इसी को हम बोलते हैं सबशेल। दैट इज जितने भी उस पर्टिकुलर में, जैसे पी में
पी के कितने ऑर्बिटल पॉसिबल हो सकते हैं? सारे ऑर्बिटल का कलेक्शन ले लो पी वाले के, तो उसी को क्या बोलोगे? सबशेल। तो सारे ऑर्बिटल्स को जब कलेक्ट करते हो किसी पर्टिकुलर के लिए, जैसे डी, तो डी के कितने ऑर्बिटल पॉसिबल हो सकते हैं? 5। जब सबको इंक्लूड करूंगा तो उसी को मैं क्या बोलता हूँ? सबशेल बोल। समझा? अब ये याद रखना, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? मैक्सिमम 2। तो यहाँ पर मैं वो भी दिखा देता हूँ, ये एक यहाँ और एक यहाँ, इस तरह। तो यहाँ पर अगर मैं देखो तो कितने जाएंगे? ये हो गए। ऐसे यहाँ पर देखो तो कितने और जाएंगे? तो आप यहाँ पर हम बात करें एस सबशेल की, तो देखो, अब मैं ओवरऑल सबशेल की बात करता हूँ, तो एस में ऊपर साइड जो हम लोग दिखाते हैं, यहाँ यहाँ बताते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम। और अभी मैं बता रहा हूँ ये सबशेल में, क्या बता रहा हूँ? सबशेल है। तो एस सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? देखो 2, इसके ऊपर 2 लिखा जाता है। पी सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? तो देखो यहाँ पे 2, 2 4, 2 6, यहाँ पे 6 आ गया। डी सबशेल में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? देखो 5, तो हम लिख रहे हैं डी 10। एफ में कितना जा सकता है मैक्सिमम? एफ में जा सकता है 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये है किसी भी सबशेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है बस। अगर मैं ऑर्बिटल पूछूं, तो कोई भी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का मतलब एक सिंपल डब्बा, चाहे एस का हो, चाहे पी का हो, चाहे डी का हो, चाहे एफ का हो, तो यहाँ पर ये चीजें याद रखोगे। अब आपको ये चीजें देखने मिलेगी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। दूसरी चीजें ये याद रखो, हम इसको जो एस पी डी दिख रहा है ना, इसको ऐसे आपको कहीं ना कहीं से 1s 2 पी ऐसा देखने मिलेगा। तो ये जो ये होता है ना फर्स्ट, ये बताता है कि कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, ये ऐसे चलते रहता है। फिलहाल ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये सब चीजें वहां पर देख लोगे। अभी हमको जो रिक्वायर्ड है मैं बता देता हूँ आपको। प्रॉपरली याद करना है इलेक्ट्रॉन जब हम भरते हैं, जैसे देखो मैं यहाँ यहाँ पे बोला हूँ 282 है, ऐसा तो हम नॉर्मली अब नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे वो बता देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये करेंगे। तो ये कैसे लिखते हैं? पहले एस में 1s में क्यों भरा, फिर 2s में, तो इसके लिए मैं आपको एक ऑर्डर याद दिला देता हूँ। ये ऑर्डर याद रखो, इससे हमारे क्वेश्चन जो है वो हो जाएंगे। वो क्या है? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, अब 3d नहीं आता है, 4s आता है, उसके बाद आएगा 3d। बस इतना ही ऑर्डर आप याद रखो। ये इतना ऑर्डर आप क्या कर लो? याद कर लो। हमारे काम जो है ऑलमोस्ट इससे ही बन जाएंगे। अभी के लिए तो यही कर लो इतना। अब साथ में आपको इसका इसी ऑर्डर में चलना है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जो फीलिंग है आप यहीं से चलोगे। जिस ऑर्डर में मैं लिखा हूँ, पहले 1s, फिर 2s, फिर 2। अब ये मैंने बता दिया हूँ कि एस में आप मैक्सिमम कितने भर सकते हो? एस सबशेल में 2। पी में कितने भर सकते हो? 6। और डी में कितने भर सकते हो? 10। ऊपर जो दिखाया जाता है वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देखो, अगर मैं आपको बोलूँ एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूँ, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? बोलो। ये न्यूट्रल है, ये क्या है? न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है। तो एटॉमिक नंबर क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्योंकि ये न्यूट्रल है, और न्यूट्रल के लिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। उसके पास इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा? 13। तो अपने को 13 इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो सबसे पहले कहाँ भरोगे? 1s। बताओ एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? देख लो, 2। तो ऊपर रख लो 2। हम लोग ने 2 भर दिए। इसके बाद क्या रखोगे? 2s, इसमें कितने आएंगे? 2। फिर 2p, उसके बाद 3s, इसमें कितने आएंगे? 2। p में 6 जाते हैं ना, देखो कितने हो चुके हैं? 2, 2 4, और ये 6, 10 हो गए, 12 हो गए। अब उसके बाद 3p कितने भरना है? सिर्फ 1। तो ये हो गया एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसे ही आपको करना है, ये चीज़ें देख लो इस तरह हम लोग लिख रहे हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर आपको क्या क्या चीज़ें देखनी, कौन कौन से एलिमेंट का आपको देखने मिल जाएगा। पहले तो ये यहाँ से यहाँ तक तो कर ही लो, मैं तो बोलता हूँ 20 तक तो आप कर ही लो। हाइड्रोजन से कैल्शियम तक, इसके बीच में ही आएगा कभी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब चीज़ों कहा जाता है। तो आप यहाँ से यहाँ तक हाइड्रोजन से कैल्शियम तक 1 to 20 तक कर लो आप, कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आपको हाइड्रोजन
मैं लिखा ही देता हूँ। इसका आ जाएगा 1s1। उसके बाद कि जिसका जिसका जनरली करना है अपने को, उसके बाद कार्बन क्या हो जाता है 1s2। 6 होते हैं, तो 6 कैसे भरोगे? 1s2 2s2, देखो हम एस में मैक्सिमम 2 ही पढ़ सकते हैं, 1s6 नहीं हो जाएगा। फिर 2p2, 6 भर गए। उसके बाद अपने को नाइट्रोजन का भी लगता है, नाइट्रोजन का भी लिखा देता हूँ। 7 होता है एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p3। उसके बाद नाइट्रोजन के बाद क्या आ जाता है, ऑक्सीजन का भी आता है अपने को 1s2 2s2 2p4। उसके बाद हाइड्रोजन जो है उसमें क्लोरीन आता है, तो क्लोरीन का क्या करना है 1s2। इसका 17 होता है, तो 17 भरो, देखो कितना जाएगा। ये 10 हो गए, ये 12 हो गए, 5 और भरना है। सल्फर का भी आता है, 16 होता है। सल्फर में क्या भरोगे, सब कुछ सेम होगा, सिर्फ 3p4 हो जाएगा। समझा? तो ये आपको कॉन्फ़िगरेशन इसका करना है। तो देखो अभी तक जो मैंने इसमें बोला हूँ, आपको जब स्टार्ट कर रहे हो तो आपको एटम्स, उसके स्ट्रक्चर, इसमें ऑर्बिटल सब कॉन्सेप्ट मैं लेकर आया नहीं। ऑर्बिट और न्यूक्लियस, ये दो चीजें याद रखो। एटम में क्या क्या याद रखना है आपको, न्यूक्लियस और ऑर्बिट। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑर्बिट में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, प्रोटॉन पे क्या चार्ज होते हैं, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव होगा। अब अगर मैं एटम का स्ट्रक्चर आपको बताऊं, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। उसके बाद ऑर्बिट्स होते हैं, और भी अलग अलग ऑर्बिट नंबर है इसका, n1 n2 n3, ये ऑर्बिट्स होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन की फीलिंग किस बेसिस पे होगी देख लो, किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आपको भरना है, ये देख लो, ये फॉर्मूला है। तो मैं बोलता हूँ ऑर्बिट्स जो होते हैं, हम लोगों ने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, एक आउटर और एक इनर। आउटर में आउटर मोस्ट को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। क्यों हम इसके बारे में पढ़ते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में ही क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि यही जो होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए हम पढ़ते हैं कि भाई किसी के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब इसके बाद हम लोग ने क्या देखा, ये चीजें आ गया, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास की जरूरत अभी पड़ेगी नहीं, यहाँ पर देख लेना। लेकिन हमको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था, इसलिए मैंने बता दिया एटॉमिक मास क्या होगा, अभी ये बता देता हूँ। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बताता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एडिशन। एटॉमिक मास नंबर जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बताता है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसका सम बताता है। इससे न्यूट्रॉन निकल जाएगा हमको। तो ये चीजें हो गया। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पर देख लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, इससे काम आसानी से हो जाएगा। आप पीरियोडिक टेबल देख लो, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड देखो, ग्रुप कौन से ग्रुप में कौन सा एलिमेंट होता है वो ठीक से याद कर लो। ठीक से याद रखने के बाद आपको देखो ये आइडिया जाएगा कि कौन से ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है, और ग्रुप, जिस ग्रुप जो ग्रुप नंबर होगा वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाता है टिल 12 तक। 13 से क्या करना है, 10 माइनस कर देना है। उसके बाद किसी भी एटम का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता है, तो कैसे लिखना है आपको, 282 ये नहीं लिखना है, आपको इस फॉर्म में लिखना है। समझा, SPDF के फॉर्म में लिखना है। SPDF, ये सब शेल भी होता है और ऑर्बिटल भी होता है। तो सब शेल अगर मैं बोलूँ क्या होता है, और सब शेल का मतलब एस के केस में तो सब शेल और ऑर्बिटल सेम यहाँ समझ में नहीं आएगा। देखो पी, तो पी के तो 3 ऑर्बिटल होते हैं, PX होते हैं, PY PZ होते हैं। तो अगर मैं किसी एक की बात करूँ तो उसको बोलूंगा ये ऑर्बिटल है, ये भी एक ऑर्बिटल है, ये भी एक ऑर्बिटल है। तीनों को मिला लो तो तीनों को क्या बोलेंगे हम, तीनों को जब मिलाओ कलेक्टिवली तो इसको क्या बोलते हैं, सब शेल। ये ऑर्डर याद रखो, इससे कॉन्फ़िगरेशन कर लेना। तो इतनी चीजें हमको लगती है स्ट्रक्चर ऑफ एटम और पीरियोडिक टेबल से। थोड़ा अब हम जब बॉन्ड की बात करेंगे तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, ये सब की बातें कर लेंगे हम लोग। तो आओ थोड़ा देखते हैं हम लोग बॉन्डिंग का, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है।
तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि बॉन्ड के बारे में, तो इसके बारे में तो हम डिटेल में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं कि क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, समझा। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई ए और बी, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ क्या होगा, अट्रैक्शन, क्या होगा बोलो, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो ये दोनों को मजबूर कर रहा है एक साथ रहने के लिए। ये बेसिक डेफिनेशन होता है बॉन्ड का, कि बॉन्ड क्या होता है। और बेसिकली हम केमिकल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, केमिकल बॉन्ड। तो ये केमिकल स्पेशीज है, केमिकल स्पेशीज का मतलब क्या होगा, तो बोलो कि ये केमिकल स्पेशीज है, क्या बोलो, केमिकल स्पेशीज। हमको बॉन्डिंग जो है जानवरों और इंसानों में नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है केमिकल स्पेशीज में। तो एक केमिकल स्पेशीज है, बी भी एक केमिकल स्पेशीज है। जब भी मैं बोलता हूँ केमिकल स्पेशीज, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल, या तो एटम होगा, या तो मॉलिक्यूल होगा, या तो आयंस होंगे। ये आपको देखने मिलेगा बॉन्ड में। तो केमिकल स्पेशीज का मतलब एटम या मॉलिक्यूल या आयंस। तो जब भी बॉन्ड एटम्स के बीच में हो, अगर मैं बोलूँ कि ये जो मेरा केमिकल स्पेशीज है वो इस पर एटम है, तो एटम और एटम के बीच में बॉन्ड हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक जो केमिकल स्पेशीज है वो मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में हो जाएगा। और अगर मैं केमिकल स्पेशीज को आयन बोलूँ तो आयंस के बीच में हो जाएगा, समझा। तो बॉन्ड होता क्या है, ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बॉन्ड क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके बीच में दो केमिकल स्पेशीज के बीच में, जो ये दोनों को मजबूर कर दिया है एक साथ रहने के, समझा। अब हम बॉन्ड जो होता है क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग टाइप के बॉन्ड हम क्लासिफाई करते हैं। तो मैं ये आपको इस बेसिस पे पहले बता देता हूँ। देखो हम लोग जो बॉन्ड होता है, हम लोग जो पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, तो आप डिटेल में पढ़ो, अपने को जो रिक्वायर्ड है वो देख लेते हैं, कौन कौन सा बॉन्ड हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कोवलेंट बॉन्ड, इसकी बात करता हूँ। अच्छा ये बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या है। एक हो गया कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा हो गया आयनिक बॉन्ड, तीसरा हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हमको इसी तीन बॉन्ड के बारे में भी जानना है। और एक बता देता हूँ, एच बॉन्ड, इसके बारे में बहुत कम ही बताऊंगा, एच बॉन्ड के बारे में आराम से केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ो। तो पहले बॉन्ड क्या होता है ये तो समझा दिया ना, कि कोई भी केमिकल स्पेशीज है, अब वो क्या हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल या आयंस, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही आप क्या बोलते हो, बॉन्ड बोलते हो। अब बॉन्ड हमारे कितने टाइप्स के हैं, है तो बहुत अलग अलग टाइप के, हमको पढ़ना कौन सा है, कोवलेंट, आयनिक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, समझा। तो अगर मैं कोवलेंट बॉन्ड की बात करूँ, तो ये होता क्या है, कैसे बनता है, ये सब चीजें देख लो। कोवलेंट बॉन्ड जो होगा, तो पहले तो ये दो एटम्स के बीच में होगा, समझा। तो यहाँ पे जब आपका ए और बी, ये दोनों क्या हो, एटम हो, तो इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा है, कोवलेंट बॉन्ड है। मैं डॉट से दिखा रहा हूँ, डॉट होता नहीं, मैं इन जनरल भी बॉन्ड की बातें कर रहा हूँ। कोवलेंट बॉन्ड को हम सॉलिड लाइन से दिखाते हैं, बोलो, सॉलिड लाइन से दिखाते हैं। ए और बी, जो हम यहाँ पे केमिकल स्पेशीज बोल रहे थे, इस बार मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या है, एक एटम है, क्या है बोलो, एटम। ये भी क्या है, एटम, समझा। तो दो एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। अब आ जाते हैं आयनिक बॉन्ड पे, तो वही ए और बी लेते हैं। देखो इस बार मैं सॉलिड लाइन से नहीं दिखा रहा हूँ। सॉलिड लाइन जो होता है ये किसके लिए होता है, ये जो सॉलिड लाइन है ये किसके लिए होता है, सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन जो होता है ये होता है कोवलेंट बॉन्ड के लिए। हम्म
अब देखो, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं किसकी, अभी आयनिक बॉन्ड की। तो आयनिक बॉन्ड जो होता है वो ए भी एक केमिकल स्पीशीज था, बी भी एक केमिकल स्पीशीज था। मैंने बताया था देखो क्या क्या हो सकता था। इस बार अगर ए आपका क्या हो, आयंस क्या हो, आयंस हो, और बी भी क्या हो, आयंस हो, तो जो आयंस आयंस के बीच में बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं बोलो, आयनिक बॉन्ड। अब जो अपने आयंस है, आयंस होता क्या है, किसी को पता है आयंस क्या होता है? तो अगर मैं बोलूँ देखो लिथियम, या बोलूँ कार्बन, मैं बेस्ट कार्बन से समझा देता हूँ। कार्बन, तो इसके ऊपर तो कोई चार्ज है क्या अभी? नहीं, तो आप इसको आयन नहीं बोल सकते। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ, ये देखो कार्बन पे मैं इस बार एक बार प्लस ले लेता हूँ, एक बार माइनस ले, तो अब जो मेरे ये केमिकल स्पेशीज है कार्बन, इसके ऊपर चार्ज आया कि नहीं, इसके ऊपर भी चार्ज आया कि नहीं? तो जब भी किसी भी स्पेशीज के ऊपर चार्ज आता है तो उसको आप क्या बोलोगे, आयंस। क्या बोलोगे बोलो, आयंस बोलोगे। समझा? तो अगर आपसे कोई पूछे कि आयंस क्या होते हैं, बता सकते हो? आयंस क्या होते हैं? चार्ज स्पेशीज, चार्ज स्पेशीज। अब चार्ज क्या हो सकता है बताओ? या तो पॉजिटिव चार्ज होगा, या तो नेगेटिव चार्ज। तो अगर किसी भी स्पेशीज पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, किसी भी स्पेशीज पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, मैं इन जनरल ए लिख रहा हूँ, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं केटायन। क्या बोलते हैं बोलो, केटायन। और अगर किसी भी स्पेशीज पे बी लेकर चल रहा हूँ मैं, चलो नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं एनायन। क्या बोलते हैं बोलो, एनायन बोलते हैं। समझो? तो ये जो कैटायन और एनायन का सिलसिला है कार्बन के केस में देख लेते हैं। देखो अगर ये ए और बी कार्बन, अगर मैं बोलूँ कि किसी भी स्पेशीज पे प्लस चार्ज है तो उसको आप कैटायन बोल रहे हो, और माइनस चार्ज है तो उसको आप एनायन बोल रहे हो। लेकिन अगर ये स्पेशीज कार्बन हो, इन जनरल तो सबके लिए वही है किराया, लेकिन अगर कार्बन हो तो इनको थोड़ी सी अलग इज्जत देते हैं। क्या इज्जत है? इनको साथ में बोलते हो कार्बोकेटायन। क्या है, तो एक केटायन ही, साथ में क्या बोलोगे, कार्बोकेटायन। जैसे कार्बन में है ये नेगेटिव, तो क्या बोलोगे, कार्बो एनायन। समझा? ये चीजें याद रखोगे। अच्छा, ये जो आयंस होते हैं ये बनते कैसे हैं ये भी देख लेंगे यहाँ पे। कैसे बनते हैं ये आयंस? तो ये था, इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो जब ये एक अगर मैं बोलूँ +1 है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। देखो पहले इसके पास मान लो 10 इलेक्ट्रॉन थे, कितने थे, 10। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो अब इसके पास कितने आ गए, 9। और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन चले गया है, तो एरो के बाद जो दिखता है वो होता है इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। समझा? तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या फॉर्म होगा, कार्बोकेटाइन। तो ये कैसे फॉर्म होता है, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं बोलूँ ए, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन था, चलो बी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने बी लिया था। बी, इसके पास मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो जब भी एरो से पहले होता मतलब आप उसमें ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पे अभी इसके पास कितने हो गए, 11। दिस माइनस चार्ज इंडिकेट कि इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी के लिए है। अब यहाँ तो मैं लिख रहा हूँ प्लस, प्लस का मतलब होता है कि लूज किया है, माइनस का मतलब होता है गेन किया है। समझा? अब अगर मैं बोलूँ कि इसके ऊपर +2 है, कब +2 कब आएगा, जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। +3, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो जितना प्लस है उतना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ये याद रखो। जितना माइनस है उतना इलेक्ट्रॉन गेन किया। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ ऑक्सीजन, इसके पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, इसको मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया ना, इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस। कितने माइनस आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो -2 आ जाएगा। तो अब कितने हो चुके हैं इसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बोलूँ नाइट्रोजन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। इसको मैं 3 इलेक्ट्रॉन देता हूँ, क्या बन जाएगा, n माइनस लिया है ना, माइनस कितने, 3। अब इसके पास कितने बनते हैं, 10। तो ये कुछ होता है आयंस फॉर्मेशन का। तो ये देख लो एक बार, हम थे यहाँ पे आयनिक पे। तो जब भी
आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वैसे इसको हम इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये भी चार्ज हो गया ना, चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझा? अब हम बात करते हैं इसकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है, ये आप पहले कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड समझ लो, उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझते हैं, फिर लास्ट में हम एच बॉन्ड समझेंगे। तो यहाँ पर देखो ये, अब हम देखो क्या देखेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड देखते हैं पहले। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है पता है ना? दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है, कैसे बनता है, क्या है वो देखते हैं। देखो मैं ऊपर ऊपर से आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कोवेलेंट बॉन्ड का। मान लो एक एटम है, ठीक, इसकी बात करते थे, तो एग्जांपल लेकर आपको समझा देता हूँ, Cl। तो Cl का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आएगा? यहाँ हम लोग ने लिखे हैं ना, देख लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये है Cl का कॉन्फ़िगरेशन। बताओ बॉन्ड में कौन पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए? आखिरी वाले का मतलब जिसका एन हाई हो। N1 हो गया, इसका एन आगे वाले जो नंबर होता है उसको बोलते हैं n, इसका N2 है, इसका N3 है, तो हाई इसका 3 है ना, तो ये देखते हैं। एन जो हाईएस्ट होता है वही बताता है आखिरी वाले से। देखो आखिरी में क्या है, ये है, इसका आखिरी ये है, इसका आखिरी ये है, तो इसके आखिरी में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, और ये पांच। और हम लोग ने भी ये सीखा है स्कूल लेवल पे, देखो 2 8 7, तो आखिरी में कितने आ रहे हैं इसके? सात। कितने आ रहे बोलो? सात। तो इसके आखिरी में सात इलेक्ट्रॉन है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको मैं इस तरह दिखाता हूँ, डॉट डॉट। हम आखिरी वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कैसे दिखाते हैं? डॉट के फॉर्म में। इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी हम लोग, लुईस ये करें ना, लुईस सिंबल साथ दिखा दिया। तो जब दो इलेक्ट्रॉन को एक साथ दिखाता हूँ तो इसको क्या बोलते हैं? दो इलेक्ट्रॉन जब एक साथ होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं बोलो? लोन पेयर। समझा? तो क्लोरीन ऐसे और एक क्लोरीन लेकर आ जाते हैं, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो? सात, आखिरी में। हाँ, ये है। तो अब क्लोरीन के पास भी सात इलेक्ट्रॉन है, और ये वाले क्लोरीन के पास भी सात इलेक्ट्रॉन है। अब बात आती है, ठीक है बॉन्ड तो हम समझ गए कि बॉन्ड क्या होता है, लेकिन बॉन्ड बनता क्यों है? क्या रीजन है? तो उसका रीजन है स्टेबिलिटी। क्या रीजन है? स्टेबिलिटी। हर कोई क्या चाहता है? स्टेबिलिटी। तो वैसे एटम्स भी चाहते हैं कि भाई हम स्टेबल हो जाए, तो इसलिए ये बॉन्ड बनाते हैं। ये इनकी गलत फहमी है, हमारी तरह ये भी सोचते हैं। तो देखो अब क्या होगा, आप यहाँ पर ऑक्टेट रूल थोड़ा बहुत शायद सुने होंगे। ऑक्टेट रूल समझाया था कि भाई कोई भी एटम स्टेबल कब होगा। बॉन्डिंग के बारे में जो थेरीज है, तो आप उसमें देखोगे बॉन्ड क्यों बन रहे हैं, हम बताएं कि स्टेबिलिटी के लिए। तो बताया कि कोई भी एटम स्टेबल कब होता है। हम कब स्टेबल होते हैं? जब जॉब लग जाती है, शादी हो जाती है, यही सब चीजें हैं स्टेबिलिटी का। वैसे ही एटम्स का भी कुछ तो होगा, उसकी तो जॉब लगने वाली नहीं है। तो एटम की जो स्टेबिलिटी होती है वो कैसे चेक करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ एटम कैसे चेक करते हैं? तो इसके लिए आता है दो रूल। एक है ऑक्टेट। क्या है बोलो? ऑक्टेट। और हाइड्रोजन के लिए हम करते हैं डुप्लेट। किस किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। और ये बाकी सबके लिए ऑक्टेट। देखो वैसे इसकी लिमिटेशंस है, लेकिन हम समझने के लिए अभी जो जरूरी है ये चीजें हैं, इससे समझ जाएंगे हम आगे। तो बहुत सारे थेरीज आई हैं बॉन्डिंग पे, तो उसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे वही केमिकल। इसीलिए बोला था, आप इस चैप्टर को अगर पढ़ लोगे, तीन चैप्टर को, तो बहुत अच्छे आपको एक बैकग्राउंड, एक फाउंडेशन, बेसिक्स बन जाएंगे यहाँ पे। फिलहाल अभी जो चीजें हम ऊपर ऊपर से सीख के अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छा कर सकते हैं, वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। तो आप फिलहाल के लिए ये समझो, एटम्स को स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी? ऑक्टेट कंप्लीट करके। कैसे करके?
ऑक्टेट ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? ये ऑक्टेट का मतलब होता है कि ये लोग अपने आखिरी में, बरो अपने आखिरी वाले शेल में, आखिरी वाला शेल समझता है ना? ये देखो, जैसे इसका आखिरी, ये इसका आखिरी, ये इसका आखिरी, ये इसका आखिरी, ये एटम्स में ड्रॉ करके बताओ तो देखो ये वाला इसका आखिरी हो गया। तो हर कोई क्या चाहता है कि भाई हम अपने आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन रखें। कितने इलेक्ट्रॉन रखें? 8 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के लिए हम लोग ने बनाए हुए, तो इतना सोच नहीं सकता तो दो में खुश रहा। तो हाइड्रोजन के लिए बना कि भाई ये डुबलेट बनाता है। बाकी सब क्या बनाएंगे? ऑक्टेट। क्या बनाएंगे बोलो? ऑक्टेट। 8 इलेक्ट्रॉन। ये याद रखो। अगर इनके आउटर मोस्ट शेल में, इसमें बोलो, आउटर मोस्ट शेल में अगर इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये स्टेबल हो जाएंगे। ऐसा पहले बोला गया था, समझो। 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसी को ऑक्टेट बोला जाता है। और ऐसा क्यों हुआ था? देखो, अब कुछ ऑब्जर्वेशन थे, जैसे नोबल गैस, आप जब देखोगे कोई भी जो नोबल गैस होता है हीलियम को छोड़ के, उन सबके आखिरी में भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो स्टेबल होते हैं। यही मोटिव चल रहा है यहाँ पर भी कि भाई सब नोबल गैस जैसे बनना चाह रहे हैं। नोबल गैस भी स्टेबल है तो हर कोई क्या चाहता है? नोबल गैस जैसे बनूं। नोबल गैस जैसे बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा। तो हर कोई वही चाह रहा है। और इसीलिए हर कोई चाहता है कि भाई हम क्या फॉर्म करें? बॉन्ड। क्या फॉर्म करें बोलो? बॉन्ड फॉर्म करें। अब ये अपने आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन कोई भी है, तो जैसे मान लो ए और बी, इनके बीच में अगर बॉन्ड बनना है तो वो देखेंगे कि भाई हम अपने आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन बना पा रहे हैं नहीं, वो ये ट्राई करेंगे। हाइड्रोजन कितना बनाना चाहेगा? 2। तो अब इसके लिए ये लोग क्या करेंगे? अपने आखिरी में ये भी चाहेगा कि भाई मेरे आखिरी में 8 बन जाए, ये भी चाहेगा मेरे आखिरी में 8 बन जाए। अगर हाइड्रोजन होगा तो 2 चाहे। तो ये 8 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो ये लोग, अब देखो, इनको मार्केट में ये मालूम पड़ गया है कि भाई अगर आपको स्टेबल होना है तो ऑक्टेट बनाओ। ये जो न्यूज़ है इसके बारे में पूरी आ गई कि अगर स्टेबल होना है तो क्या बनाओ? आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनाओ। तो ये स्कीम चल गई, देखो अभी। अब ये लोगों ने बोले कि ठीक है भाई, अब तो कैसे भी अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन बनाना पड़ेगा। उसकी वजह से हमको क्या मिलने वाला है? स्टेबिलिटी। तो लोग तो रेडी हो गए। तो कुछ लोगों ने क्या किया, देखो, अभी 8 बनाने के लिए कुछ लोग शेयर करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ये सब समझाऊंगा अभी। कुछ लोग ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे बोलो? ट्रांसफर करेंगे। समझो? तो शेयरिंग और ट्रांसफर, ये दो चीज करना है लोगों को। ट्रांसफर का मतलब या तो लूज करेगा, कंप्लीट ट्रांसफर, इसको हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट ट्रांसफर। या तो लूज करेगा या तो गेन करेगा। या तो अगर ये इससे काम नहीं चल रहा है तो पहले तो देखो, पहले तो ये शेयर करेगा। अगर शेयर से कुछ काम नहीं बन रहा है तो लूज या गेन कर सकता है। आओ देखते हैं कैसे क्या चीजें होती है। तो यहाँ पर आप देखो, जो क्लोरीन है और दूसरा भी क्लोरीन है। अब मार्केट में एक न्यूज आई थी कि भाई अगर आपको स्टेबल होना है तो 8 इलेक्ट्रॉन अपने आखिरी में बना लो, आप स्टेबल हो जाओगे। तो क्लोरीन बोलता है कि भाई मेरे आखिरी में 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर मेरे को स्टेबल होना है तो मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो अगर कोई मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, बहुत अच्छी बात है, मेरे 8 बन जाएंगे। तो ये आसपास घूम रहा है, देख रहा है मेरे आसपास भी क्या है? सीएल ही है। इसका भी सेम वही रोना धोना है कि भाई हमारे आखिरी में 7 है, हमको भी क्या करना है? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये आपस में बातचीत करें तो दोनों का जो प्रॉब्लम है सेम है। क्या है? इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सीएल बोलता है कि देख भाई, अगर मैं तेरे को अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? अभी 6 रहेंगे। मेरी तो स्टेबिलिटी गई है, तेरी स्टेबिलिटी मिल जाएगी, देखो 8 इलेक्ट्रॉन मिल गया, लेकिन मेरा क्या होगा? तो ये बोलता बात तो सही है। तो ये बोला कि तू कर सकता है। बोलता भाई जो तेरे साथ प्रॉब्लम है सेम मेरे साथ भी है। मतलब ना ही ये लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन, देखो, डोनेट तो नहीं करेंगे, लेने की तो बात छोड़ दो। मतलब यहाँ पे एक ही, एक एट अ टाइम अगर डोनेट हुआ तभी तो वो एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, मतलब कंप्लीट ट्रांसफर नहीं कर सकता, इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। तो बड़ी समस्या थी।
ये लोग एकदम सैड डिप्रेस थे, बैठे हुए थे। तो इनको किसी ने आइडिया दिया कि भाई देखो ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना, ठीक है, तो तुम ट्रांसफर मत करो, तुम इसको अपने इलेक्ट्रॉन मत दे दो, और ना ही तुम दोनों क्या करो, शेयर करो। क्या करो? शेयर। शेयर इन द सेंस, तुम अपने एक इलेक्ट्रॉन और तुम अपने इलेक्ट्रॉन लेकर आओ, बीच में रख दो। समझ में आया? तो जब ये इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। इसके पास कितने हैं ये साइड के? 6। ये दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आए। अब बोले कि भाई देखो जरूरत पड़ने पे ये अब इलेक्ट्रॉन, ये मत बोलना कि ये तुम्हारे हैं और ये तुम मत बोलना कि तुम्हारे हैं, अब बोलना ये हमारे हैं। समझ में आया? डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? अब ये तुम्हारे नहीं, हमारे हैं। मतलब अगर कोई सामने वाला बंदा आता है, मेरे से पूछा कि भाई ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास कितने हैं, तो बोलना दो, 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 6। तो भाई ये दो भी इसी के सेम। अगर तुमसे पूछा तो ये तुम बता रहे हो। अब ये इनके बीच में क्या हुई है? एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दैट इज म्यूचुअल शेयरिंग, जब भी होती है किसी भी दो एटम के बीच में, म्यूचुअल शेयरिंग, किसकी शेयरिंग हो रही है? इलेक्ट्रॉन की। कितने इलेक्ट्रॉन्स की? दो। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, इसी को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं बोलो? कोवलेंट बॉन्ड। समझ में आया? तो अगर आपसे कोई बोले कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, डिटेल में ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, वो सब चीजें अभी दूर की बातें हैं, हम ऐसे ही सीख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलोगे? कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बोलो। बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो बॉन्ड बनता है उसी को हम बोलते हैं कोवलेंट। और एक बॉन्ड देखो, एक बॉन्ड जो बना है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन लगे हैं? तो एक। अच्छा, दूसरा, कोवलेंट बॉन्ड को हम लोग दिखाते किससे हैं? रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बोलो? हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको सॉलिड लाइन से। हम्म। अब एक कोवलेंट बॉन्ड की अगर मैं बात करूं, तो एक कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन। अगर एक कोवलेंट बॉन्ड बनाना है किसी को, दो इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर किसी को, जैसे ऑक्सीजन, इसके पास देखो छः, आखिरी में 6 होते हैं, इसके पास भी आखिरी में 6 होते हैं। तो ऑक्सीजन बोलता है भाई मेरे को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, देखो 6 में दो चाहिए, इधर बोले तो इधर बोले कि ठीक है, तो एक एक क्या करो, इस बार एक एक नहीं, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर दो। अब देखो, ये दो, दो, 4। अब ये जो है, अगर कोई सामने वाला पूछने के लिए आया कि ये तुम्हारे, बोलना हाँ बिल्कुल ये मेरे ही है। 8 हो गया कि नहीं? दो, दो, 4, दो, 6, दो, 8। ऐसे अगर इससे कोई पूछना है तो बोला भाई ये हमारे ही है, मेरे नहीं, हमारे। समझ रहा है क्या? तो अब इनके बीच में कितने बॉन्ड बने? दो। तो दो कोवलेंट बॉन्ड जब बनाओगे, दो कोवलेंट बॉन्ड जब आप बनाओगे, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। 4, 3 में 6 हो जाएगा। तो ये बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए किसके बीच में? कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड जनरली बनता किसके बीच में है? तो पीरियोडिक टेबल जब आप पढ़ोगे तो मेटल, नॉन मेटल, इस चीजों के बारे में मालूम पड़ेगा आपको। तो जो कोवलेंट बॉन्ड है वो किसके बीच में बनता है? इन जनरल बिटवीन बिटवीन नॉन मेटल, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, या मेटल मेटल, सेम लिखना चाहिए। या क्या आ जाएगा? मेटल मेटल। उनमें तो मेटेलिक बॉन्ड दिख जाते हैं, मेटल मेटल के बीच में मेटेलिक बॉन्ड आ जाते हैं, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड भी आते हैं डी ब्लॉक, डी ट्रांजिशन मेटल, ये सब में हम देखें। उसके बाद आते हैं आयनिक बॉन्ड पे। आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है देखो, अब कंडीशन कुछ और है। Na और Cl ये साथ में घूम रहे थे। तो Na के आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी को पता है? अगर मैं, चलो इस फॉर्म में लिख के ऐसे बता देता हूँ आपको, 281। अगर आप ड्रॉ करोगे तो आएगा ये पहला ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑर्बिट 1 इलेक्ट्रॉन। ये इसका मैं दिखा रहा हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s1। इसके आखिरी में कितने हैं? 287। इसके आखिरी में 1 है, इसके आखिरी में कितने हैं? 7 है। हाँ। तो इनके बीच में भी बॉन्डिंग, ये बातें चल रही थी कि भाई तुमने वो न्यूज देखा क्या? बोलेंगे कौन सा न्यूज? तो अभी अभी आया है कि एटम की जो स्टेबिलिटी होती है ऑक्टेट कंप्लीट करने से होती है।
तब आखिरी वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो सोडियम बोला हाँ, देखा तो हो, लेकिन उसके लिए मेरे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे, और कोई 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा है। तो वो क्लोरीन को ऐसी गलत नजरों से देख रहा है, बोलता तुम्हारे पास तो 7 इलेक्ट्रॉन है ना। तो क्लोरीन बोलता बिल्कुल भी नहीं, ये सब नजरों से देखना मत, है तो 7 लेकिन दे नहीं सकते हम 7 इलेक्ट्रॉन। 3 4 की बात करते तो मैक्सिमम 3 4 मिल सकता था, 7 नहीं। तो सोडियम बोला तो क्या ही तुमसे बात करे, कुछ फायदा नहीं, चलो देखते हैं फिर कहीं और। तो क्लोरीन बोलता है अरे रुक जाओ, अभी तो तुमने सीएल और सीएल के बीच के बॉन्ड के बारे में पढ़ा था ना, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा है, मैं तुमको एक नया बॉन्ड के बारे में। बोलता कौन सा? बोलता बस ये तुम बताओ तुमको स्टेबल होना है कि नहीं। बोलता हाँ। तो बोलता है तो तुम देखो, बोलता है कि भाई ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट और ये वाला ऑर्बिट, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तुम रखे हो, और इसमें कितना रखे हो, ये, और इसमें कितना है, एक। ठीक है। सोडियम का कुछ हाल है ऐसे ही। तो देखो भाई, अगर तुमने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को एक फेंक दिया, ऐसे निकाल दिया, डोनेट कर दिया, तो अब ये ऑर्बिट तो खत्म हो गया तुम्हारे लिए। अब तुम्हारे लिए जो लास्ट होगा वो क्या होगा, ये होगा ना, और तुम्हारे लास्ट में 8 आ गई कि नहीं। बोलता हो तेरी बात तो सही है, मैंने कभी सोचा नहीं। बोलता अब मैं हूं ना, अब सोचो। बोलता क्या करना पड़ेगा, बस ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दो। बोलता लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे दे सकता हूँ किसी को? और कौन है जो मेरे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे? तो क्लोरीन बोलता है अरे इसकी टेंशन मत लो, हमारे पास रख दो। बोलता तुम क्यों इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हो? बोला देखो गुरु, हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर तुम्हारे एक इलेक्ट्रॉन मिल गए, हमारे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हमारे भी 8 हो जाएंगे, तुम्हारे भी 8 हो रहे हैं, दोनों खुश है ना। था बोलते चलो फिर ठीक है। तो एने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, और +1 आ गया। पहले इसके पास 11 थे, अब 10 हो गए, मतलब 2 8 1 था, अब ये 2 8 बन गया। सेम ऐसे सीएल, पहले था 2 8 7, इलेक्ट्रॉन लिया, सीएल माइनस बन गया, तो ये आ गया 2 8 8। तो अब बोलते कि भाई देखो, तुम भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिए, मैं भी कंप्लीट कर लिया, लेकिन एक समस्या हो। कौन सी समस्या भाई? बोलते देखो, मेरे ऊपर आ गया है प्लस, तुम्हारे ऊपर आ गया है माइनस। हाँ तो बोलते इतिहास गवाह है, दो अपोजिट चार्ज दूर रह नहीं सकते। अब हम ना चाह कर भी, अगर हम चाहें तभी भी अलग नहीं हो सकते। अब हमारे बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बोलता है अच्छा, तो बोलते इससे क्या हुआ? बोले हमें मालूम भी नहीं पड़ा, और हमारे बीच में एक बॉन्ड बन चुका है, और इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं बोलो? आयनिक बॉन्ड। समझा? तो जब भी अपोजिट आयन्स हो, तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा अपोजिट चार्ज के बीच में होगा। तो इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये पास में रहते हैं। अब जब कोई भी पास में रह रहा है, बंध गया है किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, तो उसी को क्या बोलते हैं? बॉन्ड। और ये कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड। तो इतना देख लो, हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एज बॉन्ड के बारे में थोड़ा देखेंगे, फिर हाइब्रिडेशन और सब देख के आगे बढ़ेंगे। समझा? और प्लीज अगर आप सबके पास टाइम है, तो जो जो मैंने टॉपिक्स बताया हूँ उसको, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल या केमिकल बॉन्डिंग, इसको डिटेल में ट्राई करो पढ़ने के लिए। क्योंकि ये अगर चैप्टर आप लोगों ने 3 चैप्टर अच्छे से कर लिया, तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत हेल्प होगी और इजी हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, थैंक यू सो मच।